हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है मैं यहाँ पे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स की क्लासेस लेती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है वो आज हम लाइट के बारे में बात करेंगे। तो लाइट जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसका पार्ट 1 फर्स्ट लेक्चर है। इसका लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। बट आज हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों प्रॉपर्टीज के साथ बात करेंगे। साथ साथ में लाइट की स्पीड क्या होती है, वो कैसे काम करते हैं, उसकी बिहेवियर कैसे होती है, ये सारे टॉपिक के बारे में आज बात करते हैं। तो लाइट बेसिकली क्या होती है, एक एनर्जी है। जैसे हीट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो हीट जैसा एक एनर्जी था, वैसे लाइट भी एक एनर्जी है जो ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव की जो लास्ट क्लास था उस पे हमने बात किया था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। तो लाइट वेव जो होती है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन है, ठीक है। और ये क्या है कि ट्रांसमिट कैसे करता है, ये इस फॉर्म में करता है। तो मतलब बेसिकली दो इसका फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये इस तरीके से मूव करता है। इसकी जो लाइट है उसी की वजह से हम आंख में देख सकते हैं। एंड इसकी जो वेवलेंथ होती है हमारे विजिबल लाइट का या फिर हमारे आंख में देखने का जो वेवलेंथ है वो 3800 से 900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक का है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज को विजिबल रेंज कहा जाता है, क्योंकि इसी रेंज पे क्या हो सकती है कि हमारे आई सेंसिटिव होती है, हम लोग देख सकते हैं। तो ह्यूमन के अलावा बाकी जो एनिमल्स है उन सब की अलग अलग सेंसिटिविटी रहती है। जैसे जो आउल होती है, उल्लू, वो एक टाइप का देख सकते हैं। जो कुत्ते हैं वो अलग देख सकते हैं, हिरन है वो अलग देख सकते हैं। तो सबके देखने का जो विजिबल रेंज है वो अलग अलग है, ठीक है। तो लाइट वेव जो है वो वैक्यूम, मतलब जो शून्य एरिया है जहां पे कुछ नहीं है, उस एरिया में भी ये प्रोपागेट कर सकते हैं, ये जा सकते हैं। और इसको कौन देखा था? मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने फर्स्ट टाइम इसकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वो डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी की वजह से लाइट जो वेव है, जो ये उजला है, वो वैक्यूम में शून्य स्थान में प्रोपागेट कर सकता है, आगे जा सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैक्सवेल साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन क्या क्या करता है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। आज हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मूवमेंट ऑफ लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन पे आ रहा है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन है, वो किसी भी तरह एक दूसरे तीसरे डायरेक्शन में नॉर्मली बेंड नहीं होता है। तो लाइट जो स्ट्रेट लाइन पे चलता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, ये जितने भी लाइट की प्रॉपर्टीज है वो सारे प्रॉपर्टीज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की वजह से हमें पता चलता है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉर्मली क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव है। तो लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से लाइट की पोलराइजेशन जो फिनोमेना है, मतलब पोलराइजेशन जो कंडीशन होती है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन्स प्रिंसिपल ये दोनों एक्सप्लेन करता है जो आइंस्टाइन की थ्योरी था, फोटोन थ्योरी, वो उसको ये दोनों जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन्स प्रिंसिपल ये दोनों एक्सप्लेन कर सकता है। और इसी की वजह से लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्क्राइब होता है। तो अब तक हम लाइट की वेव प्रॉपर्टी देख रहे थे, मतलब लाइट एक एनर्जी है, शक्ति है जो प्रोपागेट करता है, वैक्यूम में प्रोपागेट करता है, वेव है, ये सब पढ़ रहे थे। बट अभी हमें पता चलेगा कि लाइट की एक पार्टिकल प्रॉपर्टी भी है। वो कैसे? जब भी लाइट, सनलाइट
किसी मेटल के ऊपर या फिर किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के ऊपर पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट होती है। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए हम अगर कोई ऐसा चीज है जो मान लीजिए एक लोहा का कोई छोटा सा रॉड है, उसको हम एक पत्थर के ऊपर मार रहे हैं तो पत्थर टूट जाएगा, मतलब पत्थर की जो स्ट्रक्चर था, सॉलिड स्ट्रक्चर था, वो टूट गया और उसके वजह से जो पत्थर था उसके पार्टिकल जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो अगर बहुत जोर से मारा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर, केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था एंड बाहर इलेक्ट्रॉन था, वो सारे अलग हो सकता है। वैसे ही सिमिलरली, और जो लोहा था वो सॉलिड था, उसमें पार्टिकल्स है, उसमें भी सॉलिड के पार्टिकल्स है। तो लाइट क्या करता है, अगर एज नॉर्मली कोई अगर लाइट पड़ता है तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ये जो कंडीशन है इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके बारे में जानने से पहले फोटोन थ्योरी क्या था। फोटोन थ्योरी क्या बोलते हैं कि लाइट ट्रैवल करता है इन ए स्मॉल बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी, इसे फोटोन बोलते हैं। तो लाइट जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं वो किस तरीके से जाते हैं, बंडल या फिर पैकेट की तरह जाता है। तो और ये पैकेट किसका है, जैसे छोटा छोटा शैम्पू के पैकेट होते हैं, राइट, तो या फिर अचार के पैकेट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो वैसे ही पैकेट की तरह एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। तो ये जो थ्योरी है इसे फोटोन थ्योरी कहा जाता है, और ये जो पैकेट है एनर्जी का इसे फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होती है, लाइट को एज ए वेव कंसिडर किया जाता है इन सम केस, और कुछ कुछ केस में पार्टिकल की तरह कंसिडर किया जाता है। इसे कहते हैं डुअल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डुअल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जहां पे एक जगह पे वेव की तरह बिहेव करता है, एक जगह पे पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। दिस इज डुअल नेचर ऑफ लाइट, और इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट एक विजिबल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो लाइट अगर डुअल प्रॉपर्टी शो करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो भी डुअल प्रॉपर्टी शो करता है, तभी लाइट शो कर रहा है ना। तो ये था फोटोन थ्योरी। अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, व्हेन ए सब्सटेंस, मेटल, नॉन मेटल, इंप्योरिटीज, लिक्विड, गैस, कोई भी हो सकता है, एमिट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं बाहर, आफ्टर एब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट के साथ साथ कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद मेटल, नॉन मेटल, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये जितने भी मटेरियल्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, निष्कासित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। The electrons emitted in this reaction is called light electrons. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये है, दिस इज लाइट। तो इसके ऊपर हमने कोई मेटल सरफेस के ऊपर ये लाइट पड़ा है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसे लाइट इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय हार्ट्ज। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये हार्ट्ज, जो हमने साउंड के यूनिट पढ़ा था, तो इन्होंने डिस्कवर किया था। और ये जो फोटोन थ्योरी है, इसके वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी को लेके नोबेल प्राइज मिला था 1921 में फॉर हिज एक्सप्लेनेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट किसने डिस्कवर किया था, रोमन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड लाइट का कहां पे है, वैक्यूम में और एयर में, दोनों जगह पे है। जो हम इसे कहा जाता है 3.3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ऑलमोस्ट 3, इसका जो ओरिजिनल है 2.99 into 10⁸, इसको ऐसे लिखा जाता है 2.99 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको किलोमीटर करते
तो 299792458 एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है, बट आप इसे याद रख सकते हैं 3.8 इंटू 10⁻8। ये जो वैल्यू है ये कहां पे है? वैक्यूम। इस स्पीड पे भी सूरज से पृथ्वी तक लाइट आने में, सनलाइट आने में 8 मिनट तक का टाइम लगता है। और लाइट ईयर किसे कहा जाता है? लाइट ईयर यूनिट याद है किसी को? लाइट ईयर इज एक साल में इस स्पीड के साथ लाइट जितना मूव करता है, लाइट जितना डिस्टेंस कवर करता है, ये स्पीड के साथ एक साल में उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। ओके। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसके बारे में जब रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे तो उस पर जरूर बात होगी। द हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम द लेसर द स्पीड ऑफ द लाइट। तो किसी भी मीडियम का, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा है उस लाइट का स्पीड उस मटेरियल के अंदर उतना कम है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा। लाइट टेक्स 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन। ये डेट आपको याद रखना है, कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून टेक्स 1.28 सेकेंड्स, क्योंकि वो अर्थ के पास है, वो पृथ्वी के पास है, तो चांद से पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड टाइम लगता है। और स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम पे क्या है? मीडियम स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमने वैक्यूम में देखा ऑलरेडी। नायलॉन पे 1.96 इंटू 10⁸, रॉक में 1.96, वाटर में 2.25, जो टार्पेंटाइन ऑयल होता है उसमें 2.04, ग्लास में 2, वैक्यूम में 3। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज लाइट के स्पीड के बारे में हमें पता करना था। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, कोई सब्सटेंस है, वो लाइट के सामने कैसे बिहेव करेगा, उसके बर्ताव कैसा होगा, इसके ऊपर डिपेंड करके ऑब्जेक्ट्स को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इल्यूमिनेटेड मतलब जो लाइट के सामने आके जलता है। जलता है मतलब क्या? उसमें हीट जनरेट नहीं होता? नहीं, हीट जनरेशन की बात नहीं है। जो मतलब चमकता है, जलता है मतलब चमकता है। अगर कोई ऐसा चीज जो चमक रहा है तो उसे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब होती है, माइका जो होती है उस पर अगर लाइट पड़ा तो वो ऐसे चमकता है, तो वो भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? जो लाइट अगर उसके ऊपर पड़ता है तो वो चमकता नहीं है, नॉर्मल जैसा है वैसे ही है, वो खुद से नहीं चमकता। लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या है? वो खुद से चमकता है। जैसे डायमंड भी हो सकता है, कोई स्टोन भी हो सकता है, लाइट में स्टोन चमकता है, राइट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है, जैसे टेबल है, चेयर है, बुक्स होती है, तो ये सारे क्या होते हैं? ये चमकते नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो मतलब जिसके थ्रू लाइट पास कर सकता है और हम उसके इस पार उस पार देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे पानी है, जैसे केरोसिन ऑयल है, जैसे ग्लास है, ये सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आता है। सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है? जो अगर लाइट पड़ता है तो कुछ लाइट पास करके जाता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कुछ पार्ट के लाइट एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट के लाइट पास करके जाता है, तो वो आधा ट्रांसपेरेंट दिखता है। जैसे ट्रेसिंग पेपर, जैसे बटर पेपर जो बेकिंग के टाइम पे यूज होता है, जैसे केक बनाते टाइम यूज होता है। तो सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऑयल पेपर है, बटर पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है, ये सारे। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होती है?
जो अगर लाइट के सामने आया तो लाइट वहां पर रुक जाता है, तो वो क्या होती है, जो जिसे लाइट पास नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जैसे कि मेटल। तो मेटल होती है ओपेक ऑब्जेक्ट। कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मार्करी है, मार्करी मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ये जितने भी है ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की जो जनरल प्रॉपर्टीज था वो हमने पढ़ लिया। आज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे लाइट जो है वो अगर किसी एक चीज के ऊपर पड़ता है, स्पेसिफिकली मिरर के ऊपर, कोई स्मूथ सरफेस है, कोई अगर बहुत ही स्मूथ लोहे का ऐसे एक प्लेट रखा हुआ है, अगर ऐसा कोई जगह है तो उसके ऊपर भी जब लाइट पड़ता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है। मतलब क्या होती है कि वो जो लाइट है वो बाउंस बैक होता है उस जगह से, इस जगह से ये बाउंस बैक होता है। यहां से इंसिडेंट रे, मतलब यहां से लाइट आया, दिस इज लाइट सोर्स, और ये मिरर के ऊपर पड़ा, फिर ये बाउंस बैक करके बाहर चला गया। तो ये जो कंडीशन होती है इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का है, जिसमें दो रे होती है, और एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है, क्या कहते हैं, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। मतलब क्या है कि ये इंसिडेंट रे पड़ा है, मतलब जो लाइट आके सरफेस के ऊपर पड़ रहा है उसके साथ जो एंगल बनाते हैं, ये एंगल बनाते हैं हम, तो ये इसे कहते हैं नॉर्मल। तो ये नॉर्मल और जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है ये तीनों ही सेम प्लेन में होगा, ये तीनों ही सेम प्लेन में होती है। और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाते हैं, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाते हैं वो दोनों सिमिलर होता है। तो ये वाला जो एंगल है एंड ये वाला जो एंगल है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो ये दोनों था रिफ्लेक्शन के लॉज। अब रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में कैसा होता है, इन ए प्लेन मिरर इमेज, जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनते हैं, जो हमारी फोटो बनती है, कोई भी आईना पे आप देखते हैं तो देखने के बाद आपका एक चेहरा दिखता है आईना पे, तो उस आईने पे जो फोटो बनते हैं, जो इमेज बनते हैं, वो सेम डिस्टेंस रहता है बिहाइंड द मिरर। तो मतलब मेरे सामने से अगर आईने की डिस्टेंस 3 मीटर है तो आईने से मेरे इमेज का भी डिस्टेंस 3 मीटर ही होगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसे प्लेन मिरर कहा जाता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में बेसिकली क्या होती है, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, तो ये जो इमेज बनेगा ये डिस्टेंस भी 3 मीटर होगा, ठीक है। क्योंकि जो प्लेन मिरर होती है उसके ऊपर लाइट ऐसे पैरेलल आता है, ठीक है। तो लाइट जो है वो ऐसे ही चला जाता है, तो लाइट आता है ऐसे, वापस जाएगा ऐसे, तो वापस जाने के बाद जो डिस्टेंस होती है वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्लेन मिरर, जो लेंथ होती है, मिरर की जो लेंथ है वो जो सब्सटेंस है उसके हाफ होनी चाहिए। मतलब ये आदमी का हाइट 5 फीट है, ठीक है, इसका हाइट 5 फीट है, तो अगर
5 फीट की इस आदमी को पूरा देखना है अपना चेहरा, तो मिरर की हाइट एटलीस्ट 2.5 फीट होनी चाहिए। ये मिनिमम हाइट होती है। इससे अगर छोटा आईना है तो जो पूरा इमेज है 5 फीट दिखा नहीं जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होती है, मतलब जो आईना है वो थोड़ा सा बेंड हो रखा है। अगर ऐसा है तो इसे कनकेव मिरर कहा जाता है, इसे कन्वेक्स मिरर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इस तरीके से बाहर की तरह बेंड हो रखा है और ये अंदर की तरफ बेंड हो रखा है, तो ये कनकेव मिरर होता है, ये कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो दो टाइप की स्फेरिकल मिरर देखा जाता है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर की काम क्या होती है, इसकी लार्ज फोकल लेंथ है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ लार्ज होती है, मतलब जो लाइट है वो आके इस तरीके से गिरता है, ठीक है। जो लाइट है वो आके इस तरीके से गिरेगा। तो आपका जो चेहरा है, वो जो एक्चुअल चेहरा है वो थोड़ा बड़ा दिखता है। मतलब ये अगर आपका शक्ल है, यहाँ पे मिरर पे आपका शक्ल ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होती है, शेविंग में यूज होती है। दाढ़ी काट ना जाए तो अगर आपको शेविंग करना है तो हमेशा कनकेव मिरर यूज किया जाता है। इसके अलावा मिरर यूज बाय डॉक्टर्स ऑफ आईज, ईयर, नोज, टीथ। तो ईएनटी जो डॉक्टर्स होते हैं, जिनको आई देखना होता है, जिनको ईयर देखना होता है, बहुत छोटी जगह को बड़ा करके देखना है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमें कनकेव मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। इन द हेडलाइट एंड सर्च लाइट ऑफ व्हीकल। तो कोई भी गाड़ी की हेडलाइट में और सर्च लाइट में ये कनकेव मिरर यूज होता है। सोलर कुकर में यूज होता है। क्यों? क्योंकि सोलर कुकर में जो रेज आ रहे हैं बहुत दूर से आ रहे हैं, और दूर से आने के बाद जो रेज है वो ऐसे बेंड होके एक ही पॉइंट पे इस तरीके से फोकस हो जाता है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे फोकस होता है और बहुत ज्यादा जो सनलाइट है उसको एक जगह पे फोकस कर सकता है। इसीलिए सोलर कुकर में कनकेव मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोई चीज रखेंगे तो सारे सनलाइट एक ही जगह पे पड़ रहा है, और वहां पे अगर हम पानी गर्म करने के लिए रख देंगे बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होती है, जो इमेज बनते हैं वो हमेशा मिरर के पीछे बनते हैं। तो ये जो है इस तरीके से जो सन लाइट होती है या फिर जो लाइट है वो इस तरीके से चला जाता है, एंड उसके वजह से कन्वेक्स मिरर पे हमेशा जो इमेज बनता है वो पोलर फोकस के बीच में बनते हैं, स्मॉलर होता है, सीधा होता है, एंड वर्चुअल देन द ऑब्जेक्ट। तो हमेशा जो इमेज बनते हैं वो हमेशा आईने के पीछे रहता है। कनकेव मिरर में आईने के सामने रहता है, इसीलिए हम एक जगह पे सनलाइट को फोकस करके खाना बना सकते हैं। सोलर कुकर में यूज होता है ना। बट कन्वेक्स मिरर पे क्या होती है, वो हमेशा मिरर के पीछे बनते हैं। जैसे प्लेन मिरर पे भी मिरर के पीछे बन रहा था, कन्वेक्स मिरर पे भी मिरर के पीछे बनता है, छोटा बनता है। यूज कहाँ होती है, इट इज यूज्ड इन द व्हीकल टू व्यू द रियर व्यूज नियर द ड्राइवर सीट। तो रियर मिरर जो होता है ड्राइवर के सीट के जस्ट बगल में, तो उसमें कन्वेक्स यूज होता है, ठीक है। और सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में यूज होता है। ये आपको याद रखना है कि सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में क्या यूज होता है, कन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन द रेज ऑफ लाइट एंटर
फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। तो दो मीडियम है, ये एयर है, यहाँ पे ग्लास है। इंसिडेंट रे जो है वो एंटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा है तो जो लाइट है वो ग्लास के अंदर घुसते ही उसका जो डायरेक्ट पाथ था, ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहा था, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो ये जो बेंडिंग की प्रोसेस है इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑब्लिकली ये बेंड होता है इस, एंड दे डोंट रिटर्न देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। ये अगर मान लो ये इंसिडेंट रे है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड होगा और ये रिफ्रैक्टेड है, तो रिफ्लेक्टेड जो होगा तो वो चला ही जाएगा। जो रिफ्रैक्टेड होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अगर इस जो इंसिडेंट रे जहां से आ रहा है उसे कहा जाता है रियारर मीडियम। रियारर मीडियम मतलब जिसका डेंसिटी कम है, डेंसर मीडियम मतलब ऑब्वियसली डेंसिटी जिसका ज्यादा है। तो कम डेंसिटी की जगह से अगर ज्यादा डेंसिटी की जगह पे जाता है तो जो लाइट ले है, लाइट रेज है, वो नॉर्मली क्या होती है, ये जो नॉर्मल है उसके तरफ एंगल बनाता है। और अगर तो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन रेज एंटर फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जैसे एयर से पानी में गया, अगर ऐसा है तो ये बेंड किस तरीके का होता है, नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ बोथ मीडिया। तो क्या होता है, ये जो नॉर्मल बना हुआ है उसके तरफ बेंड हो जाता है, तो जो एंगल होती है वो एंगल छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगी, आई की जो एंगल है वो आर से छोटा है, बड़ा है, आर की एंगल छोटा है। और यही अगर ऐसा होता है कि ये डेंसर मीडियम है, और अगर ऐसा सिचुएशन है कि ये लाइट इस तरीके से आ रहा है, लाइट पड़ा, इंसिडेंट रे पड़ा, और उसके बाद ये मान लो ग्लास है, ग्लास के अंदर से लाइट आ रहा है और एयर में जाएगा, ये नॉर्मल बना हुआ है, ये नॉर्मल बना हुआ है, ये एंगल था, ये इंसिडेंट एंगल है। अगर ग्लास के अंदर से आ रहा है और एयर पे जाएगा तो क्या होता है, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो नॉर्मल से ज्यादा एंगल बनाते हैं, तो ये जो एंगल है ये बड़ा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाता है। डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम पे अगर जाता है तो नॉर्मल से रे बाहर की तरफ चला जाता है, मतलब उसकी एंगल ज्यादा हो जाती है। अब रियरर से डेंसर पे जब जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है, ये जैसे ये नॉर्मल की तरफ आ रहा था, और यहाँ पे कैसे हो रहा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब नॉर्मल से दूर चला जाता है रेज, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये तीनों ही सेम प्लेन में रहेगा। तो रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ था वो रिफ्रैक्शन के लिए भी सिमिलर है कि दोनों ही सेम प्लेन में रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि दो मीडियम के बीच चाहे वो एयर था और पानी था या फिर एयर था ग्लास था, दोनों मीडियम के बीच में
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये मान लीजिए आई था एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों की जो साइन है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये अगर ये जो पानी के लिए मतलब ये हो सकता है कि ये एयर का है और ये वाटर का है, ये किसी भी कंडीशन में कांस्टेंट रहता है। अगर ये पानी की जगह ऐसा है, एयर है, ग्लास है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। अगर ये ग्लास और वाटर है तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो एंगल कहा जाता है वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों लॉज आपको याद रखना था। और कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? ये कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है सेकेंड मीडियम का विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये जो रूल्स है, इस रूल्स को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो जो साइंटिस्ट स्नेल थे उन्होंने ये इस लॉ को डिस्कवर किया था। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर के लाइट के लिए अलग अलग होता है। तो हम जो व्हाइट लाइट देखते हैं वो विजिबल लाइट होती है, उसके अंदर 7 तरह के लाइट होते हैं, जैसा कि सबको पता है। विबज्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये जो है विबज्योर। तो वो ये जो विबज्योर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक वेवलेंथ के लिए, हर एक लाइट के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका क्या रहेगा। तो अगर वेवलेंथ छोटा है तो वो छोटा होता है, बड़ा होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, वेवलेंथ, क्योंकि विजिबल जो लाइट है उसके सबका वेवलेंथ सेम नहीं है, तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो रेड कलर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है और वायलेट कलर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और इसकी वेवलेंथ कम है। जनरली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज हो सकता है। तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाया जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने लगता है। ठीक है, और क्या है, बट ये जो चेंज है ये बहुत ही रेयर चेंज है। तो नॉर्मली क्या देखा जाता है कि वेवलेंथ के ऊपर ही चेंज दिखता है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहा जाता है कि वैक्यूम में, शून्य में लाइट का जो स्पीड था और उस मीडियम के अंदर लाइट का जो स्पीड है उसकी रेशियो को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि एक के अगेंस्ट में दूसरे का रेशियो, जैसे पानी के अगेंस्ट ग्लास का रेशियो, हवा के अगेंस्ट पानी का रेशियो, हवा के अगेंस्ट ग्लास का रेशियो, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इन्हीं में एक अगर वैक्यूम हो गया, एक अगर शून्य हो गया तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस। अब जैसे कि हम चश्मा में लेंस यूज करते हैं, टेलीस्कोप के लेंस होते हैं, माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं। तो लेंस किस तरीके से काम करता है? तो लेंस बेसिकली क्या करता है कि जो लाइट होती है, पैरेलल लाइट आ रहा है, ये सपोज पैरेलल लाइट आ रहा है, ठीक है, तो आइदर ये पैरेलल लाइट जो है इसको लेंस पे अगर बिठाते हैं तो आइदर ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ, ये बेंड हो जाएगा, या फिर ये लाइट दूर चला जाएगा। लेंस का काम है बेंडिंग करके आइदर पास लाना
या फिर दूर करना। तो कन्वेक्स लेंस का काम है ये पास लाना। तो पास लाने का जो काम है वो कन्वेक्स लेंस करता है, ठीक है। और कनकेव लेंस क्या करता है, दूर करता है। किस तरीके से, ये है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जितने भी लाइट आ रहा है, इस तरीके से अगर लाइट आ रहा है तो इसको ऐसे मूव करा देते हैं। तो लाइट क्या करता है, एक डायरेक्शन में वो फोकस हो जाता है, बेंड हो जाता है। और कनकेव लेंस का क्या काम है, वो दूर करता है। ये सपोज लाइट रेज आ रहा है तो सारे दूर हो जाएगा, ये भी दूर होगा, ये भी दूर होगा, ये भी दूर होगा, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस पास लाता है, कनकेव लेंस दूर करता है। उल्टा कनकेव मिरर पास लाता है, कन्वेक्स मिरर दूर करता है। तो लेंस का जो काम है कनकेव और कन्वेक्स में, कनकेव और कन्वेक्स लेंस का जो काम है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पे दोनों उल्टा काम है, ठीक है। तो ये कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस हमारे आंखों की पावर को देखने में बहुत काम आता है। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन के लिए कौन कौन से हमारे नॉर्मल लाइफ में काम होता है, जैसे स्ट्रेट रॉड अगर आपने पार्शियली किसी पानी के अंदर रखा, पानी के अंदर या फिर लिक्विड, कोई भी लिक्विड के अंदर, तेल के अंदर रखा, तो वो बेंड हो जाता है, बीच में ऐसा लगता है कि कट गया है। वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स क्या ट्विंकलिंग दिखता है, मतलब वो चमकता हुआ स्टार दिखता है ना। अगर वो चमक रहा है तो हमें पता चलता है कि वो हमें दूर से दिख रहा है। और वो किस वजह से, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। बेसिकली क्या होता है, अगर बहुत दूर की कोई स्टार है, कोई नक्षत्र है जो ऐसे चमक रहा है, तो वहां से उसका लाइट हमारे धरती पे आता है, पृथ्वी पे जब भी आता है तो हमारे पृथ्वी की जो वायुमंडल है, एटमोस्फियर है, उसको क्रॉस करता है। तो एटमोस्फियर के अंदर हवा है, तो कहीं पे हवा पतला है, मतलब उसकी डेंसिटी कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे हाई प्रेशर जोन है, कहीं पे लो प्रेशर जोन है, कहीं पे जो वाटर वेपर है ज्यादा है, कहीं पे वाटर वेपर कम है। तो कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है, और उस चेंज की वजह से लाइट भी जो है वो कंटिन्यूअसली बेंड होता रहता है, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे लाइट बेंड होगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे लाइट बेंड होगा। तो ये कंटिन्यूअस बेंडिंग होता रहता है। तो इस बेंडिंग की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो नक्षत्र है वो चमक रहा है, ठीक है। तो ये ट्विंकलिंग जो है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्या है, सन इज विजिबल बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। तो ये भी सेम चीज है कि जब भी सन सेट हो जाती है उसके थोड़े देर बाद तक भी हमें लाइट दिखता है, या फिर सनराइज से थोड़ा पहले भी लाइट दिखता है। वो किस वजह से होती है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से। तो एटमॉस्फेयर में सेम चीज, वायुमंडल में वही जो एटमॉस्फेयर है उसमें हवा के थ्रू जैसे ही पास होता है तो नॉर्मली क्या होती है, ऐसे ही लाइट मूव करता है, तो बेंड होने की वजह से हमें थोड़े टाइम तक दिखने को मिलता है। A coin lying at the bottom of the vessel filled with water appears raised। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमने किसी ग्लास के अंदर, किसी कांच के हमने ग्लास रखा, उसके अंदर कोई कॉइन डाल दिया, तो कॉइन को जो लेंथ है, अगर हम पानी के अंदर से देखें तो वो लेंथ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से है, ठीक है। और एक क्या है, fish lying inside water appears slightly raised before above the actual depth। तो सिमिलरली जैसे ही हम ऊपर से अगर मछली को देख रहे हैं, तो जैसे ही देखते हैं तो मछली को थोड़ा सा जो उसका ओरिजिनल डेप्थ था उसके थोड़ा सा ऊपर दिखता है, और वो भी रीजन है ये रिफ्रैक्शन का कारण, ठीक है। अब एक चीज हमें जानना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मली हमने जब बात किया था, हमने क्या देखा कि ये ग्लास है,
ये एयर है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के टाइम पे हमने देखा कि ये ग्लास है, ग्लास से जैसे ही हवा में लाइट जा रहा है तो वो थोड़ा सा दूर जा रहा है, ठीक है। ये जो आई था और आर बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। तो अगर हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा और बढ़ा दिया, जिसे कहते हैं I1, तो ये भी थोड़ा और दूर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड R2। ये हम R1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली थोड़ा और बढ़ाएंगे, वैसे ही सिमिलरली थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा, एकदम से ऐसे जो मीडियम है उसके जस्ट बगल से चला जाएगा, ठीक है। और इसको इससे भी ज्यादा दूर एंगल ऑफ इंसिडेंट करते हैं। ये I3, लास्ट वाला जो था ये I2 था, दिस इज I2, ठीक है। और ये बना I3। तो तब क्या होगा, ये एकदम से तो बगल से गया है, तो I3 में जब एंगल इतना बढ़ जाएगा तो तब क्या होगा, इस मीडियम से, ग्लास के मीडियम से एयर में लाइट जाएगा ही नहीं, तो ये दोबारा बैक करके यहां पे आ जाएगा। इसका जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा, दिस विल बी R3। R2 क्या था, ये था R1, दिस इज R2 और ये हुआ R3। तो इस टाइम में क्या होगा, ग्लास से जो एक्चुअल लाइट जा रहा था वो लाइट एयर पे बाहर जाएगा ही नहीं, वो लाइट सीधा अंदर आ जाएगा। और बढ़ाएंगे, ये मान लीजिए I4 बना दिया, I4 बना दिया, तो ये और अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो जो लाइट ग्लास से बाहर जा रहा था वो बाहर जाना ही बंद कर देगा, वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ जाएगा। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। मतलब जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा ही नहीं रहा है, वो अंदर ही अंदर उसकी कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन कभी बनता है, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये इंसिडेंट लाइट था, ये रिफ्रैक्टेड लाइट था, वाटर से एयर पे जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऐसा एंगल बना जिस टाइम पे जो लाइट है वो एकदम से सरफेस से जा रहा है। तो ये जो सरफेस से जा रहा था, ये जो R2 सरफेस से गया, ये I2 है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। मतलब इस एंगल के ऊपर कोई भी लाइट अगर जाता है तो वो सरफेस से बाहर नहीं जाएगा, वो ग्लास या फिर जो डेंसर मीडियम है उसी के अंदर रहेगा। तो वो जो एंगल है उसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ओके, तो दिस इज क्रिटिकल एंगल जहां पे सरफेस के थ्रू जा रहा है, और उससे भी ज्यादा अगर एंगल बढ़ गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है तो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। जो भी लाइट था वो वापस जो मीडियम है, ग्लास है या फिर पानी है, उसके अंदर ही रहता है। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपको याद रखना होगा। ओके, तो क्रिटिकल एंगल क्या क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम फॉर्म्ड इन ए डेंस मीडियम फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। ये कहां पे बना, रेयर मीडियम पे बना, और ये डेंसर मीडियम पे था। डेंसर से रेयर मीडियम पे जा रहा था, तो रेयर मीडियम पे एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, तो उसे क्रिटिकल एंगल कहा जाएगा। ठीक है, तो और अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बढ़ाया जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस को, इस एंगल को और भी बढ़ाया जाए, तो लाइट क्या होगा,
रेयरर मीडियम पे जाएगा ही नहीं, रादर इंटरनल लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू डेंसर मीडियम, तो पूरा ही डेंसर मीडियम पे फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। In this there is no refraction of light at all and the entire incident of light is reflected। ठीक है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो ऐसे कंडीशन होनी चाहिए कि जो रे है उसे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाना होगा। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे नहीं, सिर्फ डेंसर से रेयरर मीडियम पे ही जाना है। दूसरा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होनी चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देन स्टार्ट्स शाइनिंग। तो इसका एग्जांपल क्या है, शाइनिंग ऑफ डायमंड। फर्स्ट थिंग, तो डायमंड शाइनिंग क्यों होता है, क्योंकि डायमंड के अंदर से जो पास होता है लाइट वो एक क्रिटिकल एंगल के बाद अंदर ही अंदर पूरा कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट करता रहता है। तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से ये इतना चमकता है। मिराज इन द डिजर्ट, तो मरुभूमि में, मरुस्थली में जो मिराजेस बनते हैं उसका ये भी एक रीजन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जाके आपको लगेगा कि नहीं वहां पे एक ऐसे ओएसिस बना हुआ है, वहां पे पानी है, आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में नहीं है पानी, वो किसी दूसरे जगह का इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा कंडीशन बना हुआ है। ठीक है, फ्लोइंग ऑफ ए टेस्ट ट्यूब लाइंग इन द वाटर। कोई अगर टेस्ट ट्यूब को आप पानी में डुबा के रखते हैं तो वो भी सेम रीजन है। शाइनिंग ऑफ क्रैक इन द ग्लास, ग्लास में अगर कोई कांच टूट गया है तो उसके जो टूटा हुआ हिस्सा है वहां पे लाइट बहुत शाइन करता है, नॉर्मल ग्लास से ज्यादा शाइन करता है। अगर ये जो सिचुएशन बना हुआ है, इस सिचुएशन का रीजन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम जितने भी कम्युनिकेशन करते हैं वो उसमें यूज होता है। नाम क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। क्या करता है, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हैं, बट नॉर्मली क्या होती है, जो इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट कर्व वे में चल सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर को कैसे बनाया जाता है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो प्रिंसिपल है उसको यूज किया जाएगा। मतलब ये मान लीजिए लाइट है, ये आपने डेंसर मीडियम से इस तरीके से अंदर किया, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। एंगल, क्रिटिकल एंगल से ऊपर आपने इसको भेज दिया। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से ऊपर जो इंसिडेंट एंगल है वो बन गया, ये नॉर्मल है। तो जो लाइट रे बाहर जाने वाला था वो बाहर तो जाएगा नहीं, तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे रिफ्लेक्ट करता रहेगा। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता रहता है अंदर ही अंदर, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करके नॉर्मली क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर को यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी कहीं पे लॉस नहीं हो रहा है। ये तो बस एक इंसिडेंट लाइट आपने डाल दिया और वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होता रहेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इसमें ना हीट जनरेट होने की चांस है, ना किसी और एनर्जी पे ट्रांसफर होने की चांस है, ना किसी और एनर्जी पे वेस्टेज होने की चांस है। तो ऑप्टिकल फाइबर में एनर्जी की वेस्टेज बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टी पे बना हुआ होता है एंड विदाउट, इसको ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डीके ऑन इन इट्स इंटेंसिटी। तो इसके रास्ते में इंटेंसिटी की कोई दिक्कत नहीं होता, कैसा भी टॉर्चरस पाथ हो, किसी भी जगह हो, तो कोई चेंजेस नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, यूज कहाँ होती है, टेलीकम्युनिकेशन ऑफ लाइट सिग्नल। कोई भी टेलीकम्युनिकेशन होता है,
अभी ब्रॉडबैंड की जो भी सर्विसेज हो रहा है इंडिया में, सब के सब ऑप्टिकल फाइबर की है। रिसेंटली इंडिया ने अपना ऑप्टिकल फाइबर की जो बैंडविड्थ है उसको भी चेंज किया है, बड़ा किया है। रिसेंटली लक्षद्वीप को जो भारत नेट है, मतलब जो इंडिया की ऑप्टिकल फाइबर की नेट है, उसको उसके साथ लक्षद्वीप को भी जोड़ा गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था, इसको याद जरूर रखिए। और क्या होती है, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय कन्वर्टिंग देम टू लाइट सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर आपने लाइट सिग्नल पे ट्रांसफर कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो वो विदाउट एनी लॉस जितना दूर चाहे आप भेज सकते हैं। ठीक है। टू एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन ऑर्गन, बॉडी के अंदर जो ह्यूमन ऑर्गन है उसको अगर आपको चेक करना है तो आप ऑप्टिकल फाइबर की यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बॉडी के अंदर लेजर रे को भेजने के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है। इवन एक बहुत ही फेमस ऑप्टिकल फाइबर की पाथ है, वो है अटलांटिक ओशन में, यूरोप टू अमेरिका, जो ह्यूज कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ये ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हमने बात कर लिया है। अब आगे जो भी और प्रॉपर्टीज है लाइट के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको वीडियो कैसा लगा है ये आप बताना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमें। अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के साथ साथ परीक्षा जंक्शन का प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रेड, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लाइट की इस प्रॉपर्टी के ऊपर कई सारे एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का है, बैंकिंग है, आरआरबी का एग्जाम है या फिर ईपीएफओ का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।